नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज हम विबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नों में सबसे पहले डॉक्टर गिरिराज प्रसाद का प्रश्न है, लेखन बस्ती और उत्तर बस्ती क्या साथ में प्रयोग कर सकते हैं? वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लेखन बस्ती गुद मार्ग से देते हैं, उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दे सकते हैं, पर पेशेंट तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक साथ लेखन बस्ती और उत्तर बस्ती नहीं देना चाहिए। वंदना पाठक, उन्होंने जो कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो या ब्लॉकेज हो, उसके लिए अदरक सुरस, लहसुन सुरस, नींबू सुरस और एप्पल सिरका का एक योग बताया था। तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और आधा शेष रहने तक इसको पका लें। ठंडा होने पर इसमें शहद डाल करके इस योग का प्रयोग ब्लॉकेज में कर सकते हैं। वंदना पाठक जी का एक्सपीरियंस है कि इसी प्रयोग से रोगी को बहुत अच्छा लाभ हुआ। साथ में हमने हृदय बस्ती भी दी। हृदय बस्ती अर्जुन और दशमूल तैल से हृदय बस्ती दी तो पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा उनका कहना है। परप्यूरा में विरेचन से बहुत अच्छा लाभ होता है, ये भी उनका अनुभव है। निश्चित है यह रक्तपित्त से इसकी तुलना हम करते हैं और रक्तपित्त में विरेचन श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। उनको लाभ प्राप्त हुआ। दूसरे चिकित्सक भी इसको अपनी प्रैक्टिस में अपना सकते हैं। डॉक्टर चंद्रकला पीजी 59 इयर्स ओल्ड पेशेंट है। उनका हेयर फॉल बहुत होता है, बाल बहुत झड़ते हैं। इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन स्कैल्प में बर्निंग सेंसेशन होता है। डेंड्रफ उनको नहीं है, क्या ट्रीटमेंट करें? तो सबसे पहले मैंने आमलकी का मस्तिष्क करने के लिए कई बार बताया है। हेयर फॉल में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। तक्र में छाछ में आमलकी को अच्छी तरह पका लें, बीजा निकाल करके उसका कल्क तैयार कर लें और 1 अंगुल मोटा सिरहा प्रदेश में लेप करें। 1 घंटा धारण करें। ये लगातार 21 दिन करने से बाल का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल से नस्य करें, 4-4 बूंद दिन में 2 मात्रा। इससे भी रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा नाग केसर, मुलैठी, आंवला और काला तिल, इनको बारीक पीस करके पानी में और इसका भी लेप पेशेंट में लगाएं। ये भी बड़ा लाभप्रद है। औषधि योग तो आप दे ही रहे होंगे।
सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय शब्द 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट में सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा मेध रसायन द्रव्य शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी, इसके चूर्ण का या घनबट्टी का या क्वाथ का सेवन पेशेंट में कराना चाहिए। ये भी बड़ी लाभप्रद चिकित्सा है हेयर फॉल के लिए। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध है ट्रिचप ऑयल और सिसा ऑयल। ये दोनों ऑयल को बराबर मात्रा में लेके और इसका भी दिन में 2 बार आप सिरा प्रदेश में लगाएं। इससे भी बहुत ही अच्छा लाभ मैंने देखा है। ज़्यादा यदि दाह हो रहा हो स्कैल्प में तो आमल की लेप जैसे मैंने बताया उससे ठीक होगा, नहीं तो आमल की रसायन लीजिए 5 ग्राम दिन में 2 बार, इससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। चंद्र प्रभावटी भी आप सेवन कर सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। डॉक्टर रजनीश शर्मा केसर सिद्ध दुग्ध का नस्य प्रयोग, तो मैंने बताया था कि 5 ग्राम केसर ले लें और 5 ग्राम घी में इसको भूंज लें और 5 ग्राम ही शक्कर डाल करके, शुगर डाल करके और पीस लें। पीस के फिर एक कांच की शीशी में भर के रख लें। ये 2 डोज है। 2.5 ग्राम निकाल करके 2 चम्मच दूध मिलाएं और सुखोष करके 4 से 6 बूंद की मात्रा दोनों नासा में प्रतिदिन डालें। 21 दिन तक नस्य करें। इससे माइग्रेन में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर भारती देशपांडे, उनका प्रश्न है बेकर्स सिस्ट ऑफ नी ज्वाइंट का ट्रीटमेंट क्या है। पहले समझ लीजिए बेकर्स सिस्ट है क्या। ये नी के पीछे भाग में फ्लूइड से भरे हुए सिस्ट होते हैं, जो कि नी जॉइंट में जो आर्थराइटिस होता है उसके व्यापक स्वरूप, उसके उपद्रव स्वरूप इस प्रकार के सिस्ट पैदा होते हैं। A fluid filled cyst behind the knee is Becker cyst. It is usually the result of knee joint conditions such as arthritis or torn cartilage that causes the knee to produce too much lubricating fluid. अत्यधिक lubricated fluid के उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार के सिस्ट पैदा होते हैं नी के बैक में, जिसे बेकर्स सिस्ट कहा जाता है। इसमें संधिवात या आमवात, आर्थराइटिस, ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यह कंडीशन पाई जाती है। तो आमवात की चिकित्सा करेंगे तो सिस्ट की भी अपनी आप चिकित्सा हो जाएगी। इसमें विरेचन करा दीजिए। आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तिल तैल से या पंचदीप घृत से और फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर लेखन बस्ती लगाएं। लेखन बस्ती में त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय और विडंग बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम लेके 300 ml काढ़ा बना लें। गोमूत्र इसमें 50 ml, शहद 50 ml, 5 ग्राम सैंधव, यवक्षार 10 ग्राम, ये विधिवत बस्ती देवें। इससे आमवात में भी आराम होगा और साथ साथ में बेकर सिस्ट में भी आराम होगा। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। रसौषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार
इसका सेवन करें। इससे भी रोगी को अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। अब आइए डॉक्टर लक्ष्मण राजपुरोहित। डॉक्टर लक्ष्मण राजपुरोहित का प्रश्न है, उनका एक पेशेंट है, 41, मेल है, वात कफ प्रकृति है, आम की शिकायत है, पिछले 5 वर्ष से अग्निमांद है, संग्रहणी भी पेशेंट को है। कुल मिला के ये संग्रहणी का पेशेंट है। ऐसी अवस्था में 3 प्रकार की चिकित्साएं इसमें करनी पड़ती है। संशोधन, पंचामृत परपटी कल्प और शमन चिकित्सा। पहली चिकित्सा पंचकर्म विधि से है। आम दोष की उपस्थिति निश्चित है संग्रहणी और ग्रहणी में होती है, इसलिए पहले वमन कराएं, वमन के बाद विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात योग अवस्थी 8 अवस्थियां पेशेंट में देवें। ग्रहणीम आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम साविष्टम प्रसेकारति विदाह अरुचि गौरवई है। आम लिंगवानितम दृष्ट्वा सुखोष्णे नामुनो धरेद फलानाम वा कषायण पिप्पली सरसपै तथा लीनम पक्वास्यास्तम वायाप्यम श्राव्यम संदीपनई है शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम। शोधन चिकित्सा करने के पश्चात फिर संशमन चिकित्सा देना चाहिए। इसी प्रकार पंचामृत परपटी कल्प, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। आप रस परपटी से, पंचामृत परपटी से या स्वर्ण परपटी से पंचामृत परपटी कल्प कर सकते हैं। और इसके बाद संशमन औषधियाँ। संशमन औषधियों में सौंफ का चूर्ण 100 ग्राम, बिल्व चूर्ण 100 ग्राम, ईसब गोल 100 ग्राम, तीनों को मिलाकर के 1-1 चम्मच दिन में 2 मात्राएं खाली पेट में पेशेंट को दें। इसके अलावा पंचामृत परपटी 125 मिलीग्राम, ग्रहणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन पेशेंट में कराएं। इसके अलावा कुटज घन बटी, अमीबिका बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, कुटिजारिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद ये आप सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से संग्रहणी में आपको बहुत ही आराम प्राप्त होगा। लक्ष्मण राजपुरोहित, इन्फेंट बेबी है, उसको वूपिंग कफ होती है। इन्फेंट है इसलिए इसमें अरविंदासो 5 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार पिलाएं पेशेंट को। बाल चतुर्भद्र सिरप, ये भी 8-10 बूंद सुबह शाम दिन में 3 बार पिलाने से वूपिंग कफ में आराम प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी का प्रश्न है, हथेली के आगे पीछे होली के समय दग्ध हो गया था। दग्ध तो ठीक है, लेकिन अब दाग, सफ़ेद दाग दिख रहे हैं, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें? तो आप जानते हैं वास्तव में जो ल्यूकोडर्मा होता है वो इसी प्रकार के कारणों से जो श्वेत वर्ण हो जाता है त्वचा में, उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और वर्टिलिगो जो है वो एक्चुअली सूत्र है। तो जो ल्यूकोडर्मा में चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा इस पेशेंट में जो श्वेत रंग के दाग बन जाते हैं जल जाने के कारण, उसमें करना चाहिए। इसके लिए 2 लेप मैं अनुभव जब मैं बताता हूँ आपको, इन लेपों का प्रयोग करने से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसमें है हरिद्रा, निम्ब, चिरौंजी और सरसप। हरिद्रा, निम्ब, चिरौंजी और सरसप, इनको बराबर मात्रा में ले लें, बारीक चूर्ण कर लें और पानी में अच्छी तरह पीस करके लेप तैयार करें।
इस लेप को जो दाग शेष रह गए हैं श्वेत वर्ण के वहाँ पर लगाएं। प्रतिदिन एक बार कम से कम लगाएं। आप 21 दिन इसका प्रयोग करें, 7 दिन गैप करके फिर 21 दिन प्रयोग करें। ये 2 प्रयोग से निश्चित रूप से जो दाग हैं वो खत्म होंगे। दूसरा एक लेप है वाकुची और मूली बीज। वाकुची 100 ग्राम और मूली बीज 200 ग्राम, इनका बारीक चूर्ण कर लें और इसका गोमूत्र के साथ लेप करके और जहाँ पर श्वेत रंग के धागे हैं वहाँ पर लगाएं। इसके अलावा पंचनिम्न बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, खजरारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देना चाहिए। गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, ये भी पेशेंट में शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। एक आती है शिलालेख बटी, ये भी ल्यूकोडर्मा के लिए बहुत अच्छा है। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम पेशेंट को देना चाहिए। डॉक्टर रजनीश शर्मा का प्रश्न है, गले में नज़ला गिरता रहता है, क्या माने ये कौन सा रोग है, क्या प्रतिशाय है? तो निश्चित रूप से प्रतिशाय का पूर्व रूप लक्षण ही है। गले में कफ की उपस्थिति होना, यदि कफ धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रतिशाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पेशेंट में वमन करा दें। प्रतिशाय चकासे चाहिका श्वासे शलाघवी, वमन करा दें। वमन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात वमन कराएं और फिर विरेचन करा दें। तो आने वाला जो दुष्ट प्रतिशाय है वो बिल्कुल नहीं होगा। पंचकोल के काढ़े से गंडूस का प्रयोग करें। पंचकोल काढ़े में थोड़ा सुकोष्ण करके गंडूस का धारण कराएं, उसके बाद कवल कराएं। इससे जो डिपोजिशन ऑफ द कफ है वो नहीं हो पाएगा। साथ साथ में तालीसादी चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ दें और सुबह और शाम को गार्गलिंग करें हरिद्रा और नमक से। गर्म पानी ले लें, 1 चम्मच हरिद्रा, आधा चम्मच सेंधा नमक मिला करके गार्गलिंग करें। इससे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा कफ और आगे व्याधि नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इसमें महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2 या 3 मात्रा पेशेंट को दें। इसके अलावा टैबलेट नीरोसिल सेप्ट्रीन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक काढ़ा है जो कि ऐसे रोगों में देना चाहिए। इसमें मुलहठी, कंटकारी और गिलोय, मुलहठी, कंटकारी और गिलोय बराबर मात्रा में ये द्रव्य ले लीजिए, यौकुट कर लीजिए। यौकुट करने के पश्चात 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए। ऐसा 1 कप सुबह शाम दोनों टाइम पेशेंट को दीजिए। इसके अलावा कफवर्धक आहार विहार, दही है या अचार चटनी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये बिल्कुल पेशेंट को बंद कर देना चाहिए, तभी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शुंठी सिद्धित पानी का ही दिन भर प्रयोग करें। 25 ग्राम शुंठी चूर्ण और 1 किलो 1 लीटर पानी में बॉईल कर लें। एक बॉईल आने के बाद उसको ठंडा कुनकुना कर लें, छान लें और इसी को दिन भर पिए। कहने का तात्पर्य है सुखोष्ण जल का सेवन ऐसे व्यक्ति में अत्यधिक लाभ करता है। इसके अलावा लौंगादि भट्टी चूसने को देवें, इससे कफ जो निसरण हो रहा है वो नहीं होगा। दिन में 5-6 बार लौंगादि भट्टी
चूसते रहें। इस चिकित्सा से निश्चित रूप से ये गले का नज़ला या प्रतिशाय जो होने वाला है वो पेशेंट को नहीं होगा। डॉक्टर कृष्णा सागर, इनका पेशेंट है, मेल है, 50 इयर्स ओल्ड है। कपड़े जैसे ही उतारते हैं वैसे ही इनको पूरे शरीर में कंडू होने लगती है। 3-4 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। कई बार जब पेशेंट कपड़ा पहने रहता है, हवा का डायरेक्ट त्वचा से संपर्क नहीं होता, हो सकता है तकलीफ ना हो, लेकिन जैसे ही कपड़े उतारते हैं वैसे कंडू चालू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ तिली तेल या खोपरा तेल से पूरे शरीर के 2 बार अभ्यंग निश्चित रूप से करें। कई बार स्किन शुष्क हो जाने से ये खुजली होती है। मैंने कई देखा है कि जो सीनियर सिटीजन है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे शरीर में बहुत खुजली होती है, जो शरीर खुला है उसमें ज़्यादा होती है, जिसमें कपड़े ढके हुए हैं उसमें कम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है वायु के प्रकोप से ये कंडू होती है। तो अभ्यंग करें, दिन में 2 बार अभ्यंग करें। इसके अलावा संभव हो तो पेशेंट का विरेचन करा दें। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान या शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन की विधि, आभ्यंतर स्नेहपान की विधि के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, आप सबको मालूम है। आवश्यकता अनुसार आप मेरी किताब का भी अवलोकन कर लें। और मैंने रोगानुसार पंचकर्म कौन कौन से करना चाहिए इसके बारे में भी उसमें वर्णन उपलब्ध है। तो जो कंडू में, जिसको एक्जिमा कहते हैं, उसमें जो मैंने शोधन कर्म करने के लिए बताया है वो उसको देख करके आप कर सकते हैं। साथ साथ में पेशेंट को आरोग्यवर्धनी टैबलेट टेक्जिमा 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। महामंजष्टादिक्वाथ 20 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। इसके अलावा गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार पेशेंट को दें। चाल मोगरा तेल का अभ्यंग करें पूरे शरीर में दिन में 2 बार कम से कम। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे कि स्किन शुष्क न होने पाए, उसमें स्निग्धता बनी रहनी चाहिए। अब चाल मोगरा तो कई बार नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बताया तिली तेल या खोपरा तेल को दिन में 2 बार जरूर अच्छी तरह मालिश करें, उसके बाद फिर स्नान करने जाएं। मुझे लगता है ये आप करेंगे तो आप रिजल्ट मिलेगा, पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी। लक्ष्मण सिंह का वही प्रश्न है, केसर सिद्ध दुग्ध का निर्माण विधि क्या है? मैंने आपको बताया, माइग्रेन में इसका प्रयोग करते हैं। 5 ग्राम केसर ले लीजिए, 5 ग्राम घी में इसको अच्छी तरह भूंज लीजिए। भूंजने के बाद 5 ग्राम ही शुगर मिलाइए इसमें और इसको बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद छोटी शीशी में, कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। 2 से 2.5 ग्राम निकाल करके 2 चम्मच दुग्ध में इसको घोल लें और थोड़ा सुकोष्ण करने के पश्चात 6-6 बूंद की मात्रा आप पेशेंट में वो दोनों नासा रंध्रों में डालें। 6-6 बूंद। 2 दिन स्नेह नस, प्रत्येक तीसरे दिन ये नस करना चाहिए। इससे और अधिक लाभ पेशेंट में प्राप्त होता है। उसके पहले जो नस्य के पूर्व कर्म है वो भी कराना बहुत जरूरी है। ग्रीवा के ऊपर अच्छी तरह अभ्यंग करिए हल्के हाथों से, मूर्छित तेल से या दशमूल तेल से। उसके बाद मृदु स्वेदन करिए।
इसके लिए नाड़ी श्वेत का प्रयोग कर सकते हैं, पर नाड़ी श्वेत करते वक्त बहुत सावधानी रखना चाहिए। या फिर गर्म पानी में टॉवल को भिगोइए और उस टॉवल से ग्रीवा के ऊपर, ग्रीवा के पृष्ठभाग में, श्राव प्रदेश में अच्छी तरह स्वेदन करिए। ये क्रिया करने के पश्चात फिर नस्य टेबल में बिठा करके या लिटा करके गर्दन को थोड़ा नीचे करना है, इसलिए थोड़ा गर्दन के पीछे एक तकिया लगा दीजिए और फिर विधिवत नस्य दीजिए। नस्य की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए बूंद की, क्योंकि 6 बूंद डालना है। कई बार अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ड्रॉपर आप दबा देंगे तो ज़्यादा बूंद निकल जाएगी, इसलिए पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। और कोई भी जब नस्य द्रव देते हैं तो उसको सुकोष्ण कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, सुकोष्ण कर लें, तब नस्य का सेवन कराएं। कई बार गले में नस्य द्रव्य पहुँचता है, पेशेंट को समझाएं कि 1 मिनट तक वो लेटा रहे, फिर बैठा करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से नस्य की जो पूरी प्रक्रिया है वो जरूर अपनाना चाहिए। आइए हमारे साथ जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं आयुष दर्पण के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नवीन जोशी को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के ऐसे प्रायोगिक जो लेक्चर है वो अपने पेज के माध्यम से संचालित करते हैं। आपको हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रकला पीजी जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर उषा तबानी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर शीतल गुंजनवार, डॉक्टर मनदीप शुक्ला जी, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर निशा जोशी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद जी, बलविंदर सिंह मलिक जी, डॉक्टर RV प्रजापति जी, मोनिका चिटनेविस, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर मणिभूषण कुमार जी, मनीष खरे जी, डॉक्टर पंकज पांडे, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर विजय मित्तल, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर नरेश जी और भारती देश पांडे जी, ये चिकित्सक जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत सादर अभिनंदन। अब आइए विबंध के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आज एक कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही आम व्याधि हो गई है और इसके कारण अनेक प्रकार के रोग पेशेंट में होते हैं और उसका कारण है ज़्यादा बेसन, तली मली चीज़ों का, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। सीनियर सिटीजन में तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन अधिक पाया जाता है और निरंतर कॉन्स्टिपेशन रहने से गैसेस की बीमारी होती है, पाइल्स फिस्टुला हो जाता है और पेशेंट को बेचैनी बनी रहती है। कई बार उदावृत रोग हो जाता है और उदावृत रोग के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां, मानसिक व्याधियां, हृदय में भारीपन लगना, बेचैनी महसूस होना, ये सब कॉन्स्टिपेशन में होता रहता है। इसे पुरी से संग, पुरी सनाह या पुरीसो उदावर्त ऐसे शब्दों से भी इसको जाना जाता है। संहिताओं में विबंध व्याधि के रूप में वर्णन नहीं है, अनेक व्याधियों के लक्षण के स्वरूप में विबंध का वर्णन उपलब्ध होता है।
विबंध अनेक रोगों का कारण होता है, जैसे अजीर्ण, आर्श, भगंदर आदि। उदावर्त, उदरशूल, आटोप, अनाह आदि लक्षण पेशेंट में उत्पन्न होते हैं। आज विबंध आजकल बहुत अधिक पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है फास्ट फूड और पाश्चात्य जीवन शैली। किसी कारणवश पुरुष अधिक देर तक रोकना, पक्वास में बहुत देर तक मल की उपस्थिति हो जाने से पित्त और वायु द्वारा मल का शोषण हो जाता है, जलीय अंश का शोषण हो जाता है और इसकी वजह से मल कठिन हो जाता है। तब मात्रा भी कम हो जाती है और मल प्रवृत्ति में बड़ा कष्ट होता है। इसे ही विबंध कहा जाता है। निदानों में वेग का धारण करना, निरंतर अकाल भोजन करना, असमय मलत्याग करना, अकाल विहार, रूक्ष और विष्टंभी गुरु आहार का निरंतर सेवन करना, खाने में फाइबर रेशे की कमी होना, कसाय रस प्रधान भोजन का सेवन, पानी कम पीना और रात्रि जागरण। आधुनिक मतानुसार से भी देखें तो पुअर लाइफ स्टाइल, सिस्टमिक डिसीजेस, एनोरेक्टल व्याधियां, डिसऑर्डर, एनोरेक्टल आउटलेट डिसऑर्डर्स, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, इन कारणों से विबंध रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति देखें, इन निदानों के निरंतर सेवन करने से वायु का प्रकोप होना, पक्वाशय में जाकर पुरुष को सुखा देना, जिससे अल्प मात्रा में कठोर पुरुष पेशेंट को आता है। संप्राप्ति घटक में दोष है इसके वात और कफ, दूष्य है पुरुष, स्रोतस है पुरुष व स्रोतस, अधिष्ठान इसका पक्वाशय है और ये साध्य व्याधि है। लक्षणों में कठिन मल का मलत्याग करने वक्त बहुत ही कठिनाई होना, अल्प मात्रा में मल प्रवृत्ति, इसके साथ शिराशूल, अनाह, आटोप, उदरशूल, अजीर्ण, अरुचि और अच्छा नहीं लगना, बेचैनी महसूस होना, ये लक्षण कॉन्स्टिपेशन में प्राप्त होते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले पेशेंट का दीपन पाचन करने के लिए पंचकोल काढ़े का सेवन 3 से 5 दिन तक का सेवन कराएं। भोजन के पूर्व में खाली पेट में या त्रिकटु या सुंठी से भी आप दीपन पाचन पेशेंट का करा सकते हैं। सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग शोधन जरूर करना चाहिए, इससे दोष शिथिल होते हैं और शोधन में बड़ी सुविधा होती है। आभ्यंतर स्नेहपान के लिए त्रिफला घृत श्रेष्ठ है, इससे आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाए तब 3 दिन स्वेदन कराएं और फिर विरेचन देवें। विरेचन के लिए कुटकी 30 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम, इनका 100 ग्राम 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 40 ml एरंड तैल मिला करके विरेचनार्थ दे दें। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती देवें। अनुवासन के रूप में 10 मूल तैल का प्रयोग करें या त्रिफला घृत का भी प्रयोग आप कर सकते हैं 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद। और निरोह वस्ती के रूप में त्रिफला, कुटकी, मदन फल, त्रिफला, कुटकी और मदन फल, इनका काढ़ा बना लें और इसमें 50 ml कैस्टर ऑयल, 300 ml काढ़ा 50 ml कैस्टर ऑयल डाल लें और इससे वस्ती सेंधव डाल दें 5 ग्राम, इससे वस्ती दे निरूह। ऐसा कम से कम अगर जीर्ण विबंध है तो 16 वस्तियों का प्रयोग करें अनुवासन और निरूह क्रम से। पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6-6,
6 दूनी 12 1 13 और लास्ट में 3 अनुवासन। ये करने से विबंध जड़ मूल से खत्म हो जाता है। औषधियों में अजीर्ण कंटक रस 125 मिलीग्राम, अश्वकंचुकी 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, अजीर्ण कंटक रस 125 मिलीग्राम, अश्वकंचुकी 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा पंचकोल चूर्ण 2.5 ग्राम और अजमोदादि चूर्ण 2.5 ग्राम गर्म पानी के साथ भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम पेशेंट को दें। अगर आप विरेचन नहीं करा पाते हैं तो निरंतर त्रिफला घृत का सेवन कराएं 15 मिलीलीटर की मात्रा में भोजन के काल में संशमनार्थ। 15 ml भोजन के काल में अर्थात 11 और 12 के बीच में दोपहर को गर्म करके और ऊपर से गर्म पानी के अनुपान में 15 ml त्रिफला घृत दोनों टाइम लगातार पेशेंट का सेवन कराएं। इससे धीरे धीरे पैरासिटिक मूवमेंट नॉर्मल होंगे और मलप्रवृत्ति भी सामान्य होने लगेगी। कभी कभी आंतों में रुक्षता बढ़ जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट कम होते हैं, उसको दूर करने के लिए त्रिफला घृत श्रेष्ठ है। रात्रि में आरगवद मज्जा 20 ग्राम ले लें, 4 कप पानी डाल के 1 कप बचे तब तक पका लें। रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद इस काढ़े का सेवन करें। प्रातःकाल 102 या 3 मोशन बढ़िया खुलकर इससे होते हैं और इससे एडिक्शन भी क्रिएट नहीं होता है। या फिर कैस्टर ऑयल एरंडाइल 20 ml और 50 ml दुग्ध गर्म दूध इसमें मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इससे भी बढ़िया विरेचन रोगी को हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन कारण पेशेंट को बेचैनी होती है, गैस बनती है, उसके लिए हिंगवादी बटी और लहसुनादि बटी और शंख बटी, हिंगवादी बटी, लहसुनादि बटी और शंख बटी, ये 3 बटियां हैं। इनका प्रयोग आप क्रमशः 7-7 दिन पेशेंट में करें। गर्म पानी के साथ उष्ण जल जरूर देना चाहिए। इसके साथ स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एरंड भ्रष्ट हरित की यह भी बड़ी उपयोगी है। रात्रि को 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में आप दे दें। निशोच चूर्ण और मधुयष्टि, निशोच चूर्ण 5 ग्राम, मधुयष्टि 5 ग्राम, इन दोनों को गर्म पानी के साथ पेशेंट को लगातार सेवन कराएं। इससे कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा। इसके बाद जब खाने पीने का आप ध्यान रखना चाहिए, अपथ्य न सेवन करें, जैसे गुरु विष्टम्भी, मसालेदार भोजन, पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसे फास्ट फूड, केला, चावल आदि का सेवन न करें। आलू, बेसन और मैदा ये भी कम सेवन करें। पथ्य में लघु अन्न, हरी सब्जियां, पपीता, गाजर, मूली, खीरा, पत्ता गोभी आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा तरोई, लौकी, टिंडा आदि का सेवन करें। फल का सेवन जरूर करें। फलों के सेवन करने से खास तौर से एप्पल, अनार या पपीता, इनका सेवन प्रातःकाल और सायं दोनों टाइम यदि करते हैं तो फाइबर शरीर में ज़्यादा पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सलाद आप खाते हैं वो भोजन के पहले ही खा लेना चाहिए। इसमें कम से कम 1 टमाटर, 1 गाजर और ककड़ी ये जरूर डालें। भोजन के पहले अच्छी तरह चबा करके सलाद का सेवन करें। उसके बाद फिर ग्रीन वेजिटेबल युक्त भोजन करें। प्रयास करें कि मोटे आहार, मोटा जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसकी रोटियां खाएं। इससे भी आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। और साथ साथ में योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, घूमने जाना, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करना। रात्रि में अगर आपको विबंध नहीं है तो रात्रि में 1 गिलास दूध, उसमें 2 अंजीर और 10 मुनक्के, ये रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद लेकर के सो जाएं। इससे भी
धीरे धीरे रिकॉन्स्टिपेशन आपको है वो खत्म हो जाएगा। अंकुरित आहार का सेवन करें प्रातःकाल नाश्ते में परोठा या अन्य तली मली चीज़ों का सेवन न करके अंकुरित आहार का सेवन करें, अंकुरित अन्न का सेवन करें। कॉर्नफ्लेक्स दूध का सेवन भी कर सकते हैं। और भोजन के अंत में छाछ का सेवन करना चाहिए। भोजनाग्रे सदापथ्यम लवणाद्रक भक्षणम। और भोजन के पहले अदरक की चटनी का सेवन करें और उठते ही बिना कुल्ला किए हुए कम से कम 3-4 गिलास पानी सुखोष थोड़ा गर्म करके पिएं। भोजन के बाद तक्कर का सेवन, रात्रि में दुग्ध का सेवन, भोजन के पहले अदरक और लवण का सेवन, ये सब यदि आप निरंतर करते हैं और आप लाइफ स्टाइल अपनी ठीक करते रहते हैं तो विबंध आपको आक्रांत नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।